ये कॉन्टिनेंट दुनिया के सबसे ड्रामेटिक लैंडस्केप्स का घर है। ओशन शोरलाइन से लेके एल्पाइन माउंटेन्स तक, सैंडी डेजर्ट्स तक और कोस्ट टू कोस्ट हर जगह यहाँ रहती थी अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों अलग अलग छोटी ट्राइब्स, नेशंस। ट्राइब्स के लोग जिनका ये घर था, उन्हीं का ये सारा लैंड था। लेकिन फिर और लोग आए अपनी अपनी बोट्स पे और तब सब कुछ बदल गया। स्प्रिंग ऑफ 1803 दो अमेरिकन पॉलिटिशियंस पेरिस गए और क्लोज किया एक ऐसा रियल एस्टेट डील जो उन्होंने भी कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ एक पेन के स्ट्रोक से उनकी कंट्री का साइज डबल हो गया और वो भी सिर्फ $15 मिलियन देके। जी हाँ, $15 मिलियन। इस डील को बोला गया लुइजियाना परचेस, पर असल में यूएस ने ये लैंड फ्रांस से बाई किया ही नहीं। फ्रांस के पास ये लैंड था ही नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स असल में खरीद रहा था इंपीरियल राइट्स ताकि फ्रांस पीछे हट जाए और यूएस बिना कोई इंटरफेरेंस के यहाँ इस लैंड को कॉलोनाइज कर सके। लेकिन असली ओनरशिप लेनी थी उन लोगों से जो यहाँ पे पहले से रह रहे थे, नेटिव ट्राइब्स। वो लोग जो हजारों सालों से यहाँ रहते आए थे और ये लैंड जो यूएस परचेस कर रहा था उन्हीं का था। और यूएस खुद भी जानता था कि ये लैंड उनका नहीं है। जॉर्ज वॉशिंगटन की अगर सुने तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा, एंड आई कोट, इंडियन अफेयर्स को जस्टिस और ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स से डील किया जाएगा। तो कॉन्क्वेस्ट की जगह नेगोशिएट करेंगे, फॉर्मल ट्रीटीज साइन करेंगे और लैंड के बदले पैसे देंगे, फेयर एंड स्क्वायर। आगे कभी हम बात करेंगे कि कैसे यूएस ने ये लैंड्स को स्टील किया और कैसे यूएस ग्रो हुआ कुछ इंग्लिश सेटलर्स के ग्रुप से एक ग्लोबल सुपर पावर में। मगर वो कहानी पूरी नहीं होगी बिना इस कहानी के। द ओरिजिन स्टोरी, पहली चीज जो यूएस ने चुराई। तो यूरोपियंस नए बने कंट्री में आ रहे थे, गवर्नमेंट ट्रीटीज साइन कर रही थी, न्यू कमर्स को सेटल करने दे रही थी। शुरुआत में प्रोसेस पीसफुल था, फूड, फार्मिंग टूल्स, कैश के बदले लैंड। जी हाँ, लेकिन बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी भी थी जो अपने एंसेस्ट्रल लैंड्स के बदले कुछ फार्मिंग टूल्स या कैश लेके लैंड देना नहीं चाहती। और यहाँ से वॉशिंगटन के आइडियल्स डिसॉल्व होने लगे। यूएस को और लैंड चाहिए था अपनी बूमिंग पॉपुलेशन के लिए। सेटलर्स इम्पेशेंट हो गए और शुरू हुआ डर्टी प्ले। The westward movement was like a great tidal wave. ग्रेट लेक्स ट्राइब ने तो एक रिवर को अपना बॉर्डर ही डिक्लेयर कर दिया और कहा इस रिवर को आप क्रॉस ना करना, क्योंकि वो अपना लैंड किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहते। यूएस ने इग्नोर किया, वॉर हुई, 2 बार हारे लेकिन तीसरी बार जीते और ट्राइब्स को फोर्स किया एक ट्रीटी साइन करने पर, जिससे कि यूएस को वो पूरा लैंड मिल गया जो आज का ओहायो स्टेट है। कुछ सिमिलर हुआ यहाँ जब सेमोनली ट्राइब ने अपना लैंड छोड़ने से रिफ्यूज किया तो यूएस मिलिट्री ने अटैक किया, हजारों मरे और फोर्सफुली ट्रीटी साइन कराई गई और उन्हें एक स्वाम्पी यानी दलदली एरिया में ज़बरदस्ती पुश कर दिया गया। मस्कोगी नेशन ने ट्रीटी साइन करने से मना कर दिया, मगर वो वॉर नहीं चाहते थे। इसकी वजह से उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और उन्होंने कुछ लैंड के बदले ये गारंटी ली कि बाकी का लैंड उनसे नहीं लिया जाएगा और यूएस ने अग्री भी किया। बट 4 ही साल बाद कुछ वाइट सेटलर्स घुस आए जिन्होंने मस्कोगी लोगों को उनकी ही ज़मीन से निकालना शुरू कर दिया। और जब टेंशन्स बढ़ने लगी, चूंकि अग्रीमेंट टूटा था, यूएस मिलिट्री को बुलाया गया जिन्होंने उनको ज़बरदस्ती उस लैंड से निकाला गया और यहाँ कोई भी तरीके की ट्रीटी या कोई अग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। सोचिए कितना दर्दनाक रहा होगा ये। शेनानिगन्स एंडलेस थे, कभी लीडर्स को ड्रंक करके साइन करवाना, रैंडम लोगों को लीडर डिक्लेयर करके ट्रीटीज साइन कराना और गोल्ड मिलते ही ट्रीटीज को तोड़ देना। साइक्स और अरापाहो जैसी ट्राइब्स ने तो रिपीटेडली यूएस मिलिट्री को हराया। पीस ट्रीटी साइन हुई और उनके लैंड को एक्नॉलेज भी किया गया यूएस के द्वारा। लेकिन 8 ही साल बाद गोल्ड डिस्कवरी की वजह से यूएस ने इस ट्रीटी को भी तोड़ दिया, बाउंड्रीज तोड़ दी, रोड्स बन गए और पलक झपकते ही कुछ वाइट सेटलर्स घुस आए और गोल्ड की खोज में
उन्होंने पूरा लैंड खोदना स्टार्ट कर दिया। किसी ट्रीटी को निभाना और इंसाफ का तो कोई मतलब ही नहीं लगता यहाँ। इवेंचुअली दूसरी ट्राइब्स को पता लग गया कि यूएस को रिफ्यूज़ करने का मतलब है सीधा वायलेंस, तो वो साइन करते, पैसे लेते और लैंड छोड़कर चले जाते। और अगले 100 सालों तक यूएस ने 368 से भी ज़्यादा ट्रीटीज साइन की, पर ये सब एक फसाद था। एक थिनली वेल्ड इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट। जी हाँ, तो ये सारे फेक ट्रीटी चल रहे थे जिससे यूनाइटेड स्टेट्स को लग रहा था कि वो जस्टिस कर रहे हैं, और ये काम एक्चुअली कर भी रहा था उनके लिए। वो नेटिव लोगों को उनकी एंसेस्ट्रल लैंड से निकाल रहे थे ताकि वाइट लोग वहाँ सेटल कर सकें। लेकिन एक रीजन ऐसा भी था जो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ इस पूरे एक्सटर्मिनेशन प्रोजेक्ट के लिए जो चल रहा था उस वक्त। यहाँ डीप साउथ में साइड बाय साइड 5 नेशंस रहते थे, यानी 5 ट्राइब्स, शेरोकी, चिकासो, चॉकटो, मस्कोगी और सेमनैली। इन्हें बोला जाता था द 5 सिविलाइज्ड ट्राइब्स। इनके पास थी वो सब साइन ट्रीटी जो यूएस के साथ इन्होंने की थी, उनका लैंड एक्नॉलेज करते हुए। ये फार्मिंग करते थे, इंग्लिश बोलते थे, यूरोपियन क्लोथ्स भी पहनते थे और कुछ तो स्लेव्स भी रखते थे। एक ऑल्टरनेट दुनिया में ये सारे ट्राइब्स और सेटलर्स शायद को एग्जिस्ट कर सकते थे, लेकिन कॉटन ने ये सब बदल दिया, क्योंकि वहाँ के फार्मर्स बहुत रिच हो रहे थे कॉटन की फार्मिंग करके। वो उसे पूरी दुनिया में बेचते थे। ये इंडस्ट्री और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई जब वो फ्री अफ्रीकन लेबर्स को एनस्लेव करके यूएस लाने लगे। ब्लैक बेल्ट प्रेरी कॉटन के लिए परफेक्ट थी, लेकिन ये फॉर्मली नेटिव नेशंस की ही थी, और यहाँ फार्मर्स अपने कॉटन की किंगडम को एक्सपैंड करना चाहते थे। तो कुछ सदर्न स्लेव ओनर्स ने अपने रूल्स बनाने शुरू कर दिए, जिन्होंने बाद में यूएस पॉलिसी की शक्ल ली। जॉर्जिया ने अग्रेसिवली बोला, रिप्लेस ऑल ऑफ द रेड विद द वाइट पॉपुलेशन। टारगेट किया शेरोकी को, और शेरोकी थी वहाँ की एक ट्राइब, और कुछ लॉ पास कराए जिससे उनकी गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया। शेरोकी ने लीगल फाइट की, सुप्रीम कोर्ट तक गए और यहाँ तक कि जीत भी गए। कोर्ट ने बोला उनके राइट्स आयरन क्लैड हैं, स्टेट्स ट्राइबल सॉवरेनिटी तोड़ नहीं सकता, लेकिन एनफोर्स करना एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम था। और कौन था इंचार्ज इस एग्जीक्यूटिव ब्रांच का? ये आदमी जिसने अपनी बीवी को एक लेटर लिखा 1812 के वॉर के टाइम बैटल फील्ड से, कहते हुए कि उसने 170 नेटिव अमेरिकन्स को स्लॉटर किया है। और हाँ, ये आदमी जो अमेरिका के $20 के नोट के ऊपर है। एंड्रू जैक्सन ने सोचा कि ट्रीटीज़ नेगोशिएट करना, वो भी इन लोगों के साथ, एक बेवकूफ़ी है। तो उसने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पे, जिसने शेरोकीज़ को उस लैंड का राइटफुल ओनर बताया था, सरकास्टिकली बोला, चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने ये डिसीजन लिया है, अब उसे एनफोर्स उन्हें ही करने दो। मगर वो उसे एनफोर्स कहाँ करने वाले थे? फिर जैक्सन के दिमाग में एक और प्लान था, और ये प्लान आया एक नई लॉ की शक्ल में, जिसे उसने कांग्रेस के दोनों हाउसेस से अप्रूव भी करवा लिया। और ये एक्ट था इंडियन रिमूवल एक्ट ऑफ 1830। टैक्स पेयर मनी से नेटिव ट्राइब्स को रीलोकेट करना और प्लान बनाना, और अब उन्हें रीलोकेट ऐसी जगह किया जाना था जो एकदम भी रहने लायक नहीं थी, जिससे ये श्योर हो जाता है कि अमेरिकन सेटलर वहाँ रहने नहीं जाएंगे। ये थे एक डंपिंग ग्राउंड, साथ में एक प्रॉमिस, मूव यहाँ हो गए तो कोई आगे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और मुझे तो यहाँ ये नहीं समझ आ रहा कि ये सारे फसाद के बाद भी ये लोग सेम गेम खेलते रहे, और कहते हैं कि इंडियंस अपने लैंड को दूसरे लैंड से एक्सचेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और लॉ कहता था कि गवर्नमेंट को ट्रीटीज़ नेगोशिएट करनी होंगी फेयरली, वॉलंटरली और पीसफुली, एंड आई कोट, फॉरएवर सिक्योर एंड गारंटी देम न्यू लैंड। साथ ही वो कोई भी एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट और ट्रीटी को नहीं तोड़ेंगे। मगर नहीं, ये सब बस एक और दिखावा था। पेपर ट्रेल क्रिएट की गई और प्रिटेंड ह्यूमैनिटी, जैसे कि एंड्रू जैक्सन ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को इग्नोर ही कर दिया, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था इन लॉज को फॉलो करने का, जिनको क्रिएट करने में मदद भी एक्चुअली उसी ने की। मगर वो और डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर्स और कागज़ बनाते रहे, जिससे कि उनकी सो कॉल्ड सिविलाइज्ड जस्टिस माइंडेड सोसाइटी को ये ना लगे कि वो एक मास एथनिक क्लेंजिंग ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, और वो भी सैंक्शनड बाय द यूएस गवर्नमेंट।
यूएस गवर्नमेंट, मिलिट्री और प्राइवेट कंपनीज ने फर्स्ट अमेरिकन्स का रिमूवल रैंप अप कर दिया। उन्होंने फोकस किया इन 5 ट्राइब्स पे जो बैठे थे उस लैंड के ऊपर जो एक्चुअल में कॉटन एम्पायर के लिए बहुत ज़रूरी था। ब्राइब्स, फेक नेगोशिएशंस और वायलेंस के साथ वो थ्रेट्स दे के शेरोकीज के साथ इवेंचुअली ट्रीटी साइन कर पाए, जिससे उन्हें अग्री करना पड़ा कि वो अपना आखिरी पोर्शन भी लैंड का बचा हुआ उनके हाथ में देंगे और उन्हें वेस्ट में मूव होना पड़ा जहां गवर्नमेंट ने उन्हें लैंड एलोकेट किया था ऑन दीज मैप्स। मगर प्रॉब्लम ये थी, जिस लीडर ने इस ट्रीटी को साइन किया था वो असली में उनका लीडर था ही नहीं। चीफ ने प्रोटेस्ट किया पर यूएस ने ऑफ कोर्स पहले की तरह कोई भी परवाह नहीं की। उनके पास एक सिग्नेचर था। (1831 से 1838 के बीच लगभग हर एक मेंबर इन 5 ट्राइब्स का निकाल दिया गया। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा जिनका ये घर था उन्हें फोर्स किया गया हज़ारों मील दूर चलने के लिए ब्रूटल वेदर और इस खराब टेरेन पे, जिसे शेरकीज ने बाद में बोला ट्रेल्स ऑफ टीयर। कुछ ने रेजिस्ट किया जब तक उन्हें चेन्स में यूएस गवर्नमेंट ने गन के थ्रेट पे अपने काबू में नहीं किया। लैंड वेकेंट हो गई और लास्ट में कॉटन फार्मर्स स्लेव्स के साथ वहां सेटल हो गए और इकोनॉमी बढ़ने लगी। हमें शायद कभी ना पता लगे कि कितने लोग मरे इस सब के बीच में। डेथ टोल अनसर्टन है, कुछ कहते हैं 3,000, कुछ 15,000। नंबर्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि वो डिस्ट्रक्शन कितना मैसिव था, सिस्टमैटिक, डॉक्यूमेंटेड और एनश्राइंड बाय लॉ। हमारे पास पेपर ट्रेल्स हैं इस सब की रिसीट्स, ट्रीटीज़, ब्यूरोक्रेसी जैसी स्प्रेडशीट्स। और जी हाँ, स्प्रेडशीट्स ऑफ द 1800s। अमेरिकन सेटलर्स ओल्ड वर्ल्ड एम्पायर से अलग बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कंडक्ट किया पहला स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लेंजिंग। और यही रीज़न था कि 100 साल के बाद हिटलर ने अपने इस प्रोसेस का रेफरेंस दिया जब वो अपनी एथनिक क्लेंजिंग कर रहा था। उसने कहा वोल्गा जो कि एक रिवर है रशिया में, हमारी मिसिसिपी होगी और यूरोप ना कि अमेरिका वुड बी द लैंड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। और फर्स्ट अमेरिकन्स की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक्चुअली ये तो सिर्फ शुरुआत थी। और दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अमेरिका के पास्ट की नहीं है, ये हमें एक रियलिटी चेक देता है। आज हम इंडियंस अक्सर सोचते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है। कुछ लोग तो एटलीस्ट इस खुशफहमी में होते ही हैं कि शायद अमेरिका हमारा एलाय है और वो उसके डिफेंड भी करते हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें और आज के जियोपॉलिटिक्स को समझें तो एक चीज़ तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी किसी का दोस्त नहीं रहा। उनके लिए सबसे पहले आता है उनका खुद का फ़ायदा, उनका एजेंडा और उनकी प्रॉफिट मेकिंग। नेटिव अमेरिकन्स को उनके अपने घरों से निकाल दिया गया, उनके साथ किए गए हर एक प्रॉमिस तोड़ दिए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका को अपना इंटरेस्ट पूरा करना था। और वही चीज़ है वो आज भी करते हैं। इंडिया के साथ भी उनका ऐसा ही रवैया है। एक तरफ तो वो कभी हमें अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हैं और दूसरी तरफ हमारे ही साथ टैरिफ के वॉर्स छेड़ देते हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स को टारगेट करते हैं। एक तरफ हमें डेमोक्रेसी और फ्रेंडशिप की बातें करते हैं और दूसरी तरफ खुलेआम पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। और ये टू वे है, यही वो पाकिस्तान के साथ भी करते हैं और इनका मतलब जहाँ पे भी होता है वहाँ करते हैं। तो आज हमें समझना क्या है, आज की सिचुएशन में इंडिया और यूएस के टाइज बिटर हो चुके हैं क्योंकि यूएस कभी भी इंडिया के कंसर्न्स को कभी भी प्रायोरिटी नहीं देता। उनके लिए हम सिर्फ एक टूल हैं, एक कार्ड जो वो अपने जियोपॉलिटिक्स में प्ले करते हैं जब उनका अपना फ़ायदा होता है। कल उनका फ़ायदा पाकिस्तान में हुआ तो वहाँ चले गए, और उनका फ़ायदा कभी चाइना के खिलाफ खड़े होने में हुआ तो इंडिया के साथ खड़े हो जाते हैं। पर असल में उनके डिसीजंस कभी भी फ्रेंडशिप के लिए नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए होते हैं। इसलिए हमको समझना होगा जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त नहीं होता, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स अपने इंटरेस्ट्स के लिए किसी को भी सैक्रिफाइस कर देगा, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। तो जब हम अमेरिका को अपना पार्टनर समझें और बताएं, हमें हमेशा विजिलेंट रहना होगा, कॉशियस रहना होगा। हिस्ट्री को इग्नोर करोगे तो फ्यूचर में वही गलतियां रिपीट होंगी। और नेटिव अमेरिकन्स की ही तरह हम भी एक दिन रियलाइज़ करेंगे कि दोस्ती के नाम पे असल में हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा था।
ये दोस्तों खैर ये मेरा पर्सपेक्टिव है। हिस्ट्री को समझना और प्रेजेंट को ध्यान से देखना ज़रूरी है ताकि हम अपना फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डिस्कस करें। और कोई भी जो नई इन्फॉर्मेशन हो, आपको लगता है कि कहीं मैंने कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ी हो, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें और अपने एक्सपीरियंसेस को भी बताएं।